हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पिछले वीडियो हम पढ़ चुके थे मौर्योत्तर काल के एमसीक्यू प्रश्न जो वन लाइन बाई क्वेश्चन के रूप में थे। यह वीडियो है मौर्योत्तर काल के ही, यह एक थ्योरी क्लास है। आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और कहानी के माध्यम से समझते चलिएगा। इसमें हम पहले पीडीएफ देख लेते हैं, फिर इसी वीडियो में हम देखेंगे कुछ बुक से, ताकि मौर्योत्तर काल से जितने भी प्रश्न बनते हैं छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो देखिएगा क्या है। तो मौर्योत्तर काल में एक विदेशी आक्रमण हुआ है और एक देशी आक्रमण हुआ है। देखेंगे कि विदेशी आक्रमण में कौन कौन से शासक ने आक्रमण की और देशी आक्रमण में कौन कौन से शासक ने आक्रमण की। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, पहला है विदेशी में। विदेशी आक्रमण जो हुआ था उत्तर पश्चिम प्रांत तथा मध्य भारत में हुआ था। उत्तर पश्चिम प्रांत तथा मध्य भारत में हुआ है। और आक्रमण करने वाला देखिएगा कौन है। तो हिंद, यवन, शक, पल्लव, कुषाण, ये तो कौन थे? विदेशी आक्रमणकर्ता थे। जबकि देखिएगा देशी आक्रमणकर्ता कौन कौन है। देशी आक्रमण जो है पाटलिपुत्र और महाराष्ट्र में हुआ था। पाटलिपुत्र और महाराष्ट्र में हुआ था। इसमें शुंग, कन्नव, सातवाहन, वाकाटक और क्या है चेंदी वंश, यही सभी हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में, जिसमें से हम पहले पढ़ लेंगे क्या? तो शुंग वंश, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं हम वे सभी देखेंगे, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न एग्जाम हॉल में आ जाए तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। देखिएगा देखिएगा क्या? तो शुंग वंश। क्या? तो शुंग वंश। देखिएगा शुंग वंश मूलतः उज्जैन की ब्राह्मण जाति को कहा जाता है। शुंग वंश मूलतः उज्जैन की ब्राह्मण जाति को कहा जाता है। शुंग वंश का जो संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग है। पुष्यमित्र शुंग है। लेकिन शुंग वंश में भी अनेक शासक हैं जिनका कर्मानुसार आप इस तरह देख सकते हैं, जिसमें शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, भगभद्र, देवभूति, ये सभी शुंग वंश के ही शासक हैं। यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग है। शुंग वंश के प्रथम शासक कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग है। जबकि शुंग वंश के अंतिम शासक कौन है? तो देवभूति है। कौन? तो देवभूति हैं। आप इसे ध्यान से अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। देखिएगा, एक मिनट। हाँ, पुष्यमित्र शुंग। देखिएगा पुष्यमित्र शुंग का जो कार्यकाल है 185 से 149 ईसा पूर्व माना जाता है। 185 से 149 ईसा पूर्व माना जाता है। देखिएगा शुंग वंश का संस्थापक शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है। कौन? तो पुष्यमित्र शुंग है, जो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। लेकिन पूछेंगे पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो विदिशा बनाई। कहाँ? तो विदिशा बनाई। इसकी भाषा क्या? तो संस्कृत भाषा थी। क्या? तो संस्कृत भाषा थी। इसके दरबार में क्या बोले? इसके दरबार में पतंजलि रहते थे, जो योग शास्त्र और महाभाष्य के लेखक हैं। योग शास्त्र और महाभाष्य के लेखक हैं। देखिएगा महाभाष्य पाणिनि के अष्टाध्याय से प्रेरित होकर लिखा गया है। पाणिनि के अष्टाध्याय से प्रेरित होकर लिखा गया, पे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है पतंजलि ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। पतंजलि ने कितने अश्वमेध करवाए? तो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं, जिसमें पुष्यमित्र शुंग के लिए करवाए थे। पुष्यमित्र शुंग के लिए करवाए थे। इसी में देखेंगे यवन ने चित्तौड़ के पास माध्यमिका नगरी और अवध पर आक्रमण की। माध्यमिका नगरी और अवध पर आक्रमण की, जो पुष्यमित्र शुंग ने इसे विफल कर दी। पुष्यमित्र शुंग ने इसे विफल कर दी। वैदिक धर्म और संस्कृति का पुनः फिर से उत्थान अर्थात विकसित हो गया।
पुष्य मित्र शुंग ने आसो के 84,000 स्तूपों को तुरवा डाला। बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध धर्म का विरोधी था। कौन तो? पुष्य मित्र शुंग। लेकिन इसी में देखेंगे पुष्य मित्र शुंग जो थे बौद्ध भिक्षुओं की भी हत्या करवा दी, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवा दी, जिसमें से आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। सांची के स्तूप क्या तो लकड़ी की वेदिका और पत्थर की क्या बोले हैं? पत्थर की कौमा क्या तो भरहुत स्तूप का निर्माण सताना में हुआ। तब पूछेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, सांची का स्तूप और भरहुत का स्तूप किस राज्य में है? तो एमपी में है। कहाँ है? तो एमपी में। कहे तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। सांची की महास्तूप लकड़ी की वेदिका पत्थर की थी। क्या किसकी थी? तो पत्थर की थी। भरहुत स्तूप का निर्माण सताना में हुआ। कहाँ? तो सताना में हुआ है। आइए देखते हैं क्या क्या तो अग्निमित्र क्या तो अग्निमित्र देखिएगा। अग्निमित्र विदर्भ अग्निमित्र के बीच विदर्भ का युद्ध हुआ था। किसके बीच? तो यज्ञसेन और अग्निमित्र के बीच विदर्भ का युद्ध हुआ था। यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका की शादी अग्निमित्र से हुआ। कालिदास द्वारा रचित नाटक मालवा विक्रम कलिंग अभियान क्या बोले हैं? कलिंग अभियान चेंदी कलचुरी वंश का शासन था। इसका जो संस्थापक है महामेघवान माना जाता है। लेकिन पूछेंगे चेंदी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कलिंग राजा खारवेल था, जिसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है, जो प्राकृतिक भाषा में उल्लेखित है। देखिएगा, कलिंग प्रशासन भारतवर्ष का उल्लेख शब्द भारतवर्ष में ही प्रयोग किया गया है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे कि कलिंग युद्ध कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। उस समय अशोक ने पूरी शक्ति लगाकर कलिंग युद्ध विजय पर प्राप्त की। उसी समय अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। न क्या तो चारों तरफ देखे गए तो नरसंहार ही था। अर्थात कहे तो चारों तरफ मौत ही मौत अर्थात खून ही खून दिखाई दे रहा था। उसी के कारण अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या तो भागभद्र के बारे में देखेंगे। देखिएगा, भागभद्र के दरबार में यूनानी राजा एंटियालिकडस अपने राजदूत हेलियोडोरस को भेजा भागभद्र के दरबार में। क्या तो हेलियोडोरस ने भागभद्र धर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन विदिशा में गरुड़ स्तंभ बनवाया। तो यहाँ से बहुत ही यह जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो भागभद्र ने करवाया था। कहाँ? तो विदिशा में करवाया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं क्या आगे क्या है। देवभूति क्या तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है? तो देवभूति है। 73 BC में अर्थात 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने इसकी हत्या कर दी थी और कण्व वंश की नींव डाली थी। किस वंश की? तो कण्व वंश की नींव डाली थी। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखते हैं आगे क्या पढ़ेंगे। तो कण्व वंश क्या देखे? कण्व वंश देखिएगा। कण्व वंश में देखेंगे कि कौन कौन से शासक हुए, कौन कौन से शासक प्रतापी हुए और कौन से शासक अंतिम थे। इसी हम कण्व वंश में ये सभी जानकारियां प्राप्त करेंगे। देखिएगा क्या तो कण्व वंश यह जो है वासुदेव कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव है। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव है। लेकिन पूछेंगे कण्व वंश के अंतिम शासक कौन है? तो सुशर्मन है। जबकि देखिएगा कि कण्व वंश में कौन कौन से शासक हुए हैं। तो कण्व वंश के पहला शासक है वासुदेव, दूसरा है भूमिमित्र, तीसरा है नारायण, चौथा है सुशर्मन। लेकिन इसने राजधानी 2 बनाई, पाटलिपुत्र और विदिशा। पूछेंगे कण्व वंश के कितनी राजधानी थी? तो 2 राजधानी थी। कितनी? तो 2।
पहला जो है पाटलिपुत्र है, क्या तो पाटलिपुत्र है, और दूसरा क्या तो विदिशा है, क्या तो दूसरा विदिशा है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखेंगे आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक है सिमुख है। कौन है तो सिमुख है। आंध्र सातवाहन वंश में देखिएगा कि कौन कौन से शासक हुए हैं। सतकर्णी प्रथम, हाल, गौतमीपुत्र सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठपुत्र पुल्लवी, वशिष्ठपुत्र पुल्लवी, यज्ञश्री पुल्लवी, यज्ञश्री पुलावामी, और क्या पुलवामी चतुर्थ, पुलवामी चतुर्थ थे, पुलवामी चतुर्थ थे। ये जो थे अंतिम थे, क्या थे अंतिम थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं सिमुख के बारे में। देखिएगा संस्थापक, कन्नड़ वंश के संस्थापक सिमुख थे। कन्नड़ वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या करके महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश क्षेत्र पर इसका विस्तार था। यह जो नदी है गोदावरी नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे है। शासनकाल 300 वर्षों तक सातवाहन वंश आंध्र युग के नाम से भी जाना जाता है, अंधकार युग से भी के नाम से भी जाना जाता है। कौन तो सातवाहन वंश। भाषा पूछेंगे तो प्राकृतिक है, लिपि ब्राह्मणी है, धर्म ब्राह्मण है। पूछेंगे कन्नड़ वंश कौन से धर्म को ग्रहण किए तो ब्राह्मण धर्म थे, ब्राह्मणी लिपि, भाषा प्राकृतिक थी, भाषा प्राकृतिक थी। इसकी जो जानकारी मिलता है, इसकी जो जानकारी हमें मिलता है नासिक अभिलेख, नासिक क्या नासिक अभिलेख, नागीना अभिलेख है, नागीना नागनिका, नागनिका अभिलेख, नासिक अभिलेख और हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है, हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। पुराण में क्या तो आंध्र और अभिलेख में सातवाहन, जिसे आंध्र सातवाहन के भी नाम से जाना जाता है। आगे क्या तो सतकर्णी प्रथम, सतकर्णी प्रथम आंध्र सातवाहन में देखिएगा। सतकर्णी प्रथम 2 अश्वमेघ यज्ञ और 2 अश्वमेघ और 1 राजसु यज्ञ करवाए, राजस्यु यज्ञ करवाए। पत्नी नागनिका है, नागनिका है, नागनिका है। यहाँ पे से ध्यान, राजधानी अमरावती, राजधानी क्या था अमरावती थी। उपाधियाँ दक्षिणी पथपति या प्रतिष्ठानपति थी, प्रतिष्ठानपति थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसका जो थे अन्य नाम एल्डर सौरागोन, एल्डर सौरागोन था। पेरिपलस ऑफ एशियन सी, पेरिपलस ऑफ एशियन सी, जो यूनान प्लस मौर्य साम्राज्य के व्यापार थे, मौर्य साम्राज्य के व्यापार थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है सतकर्णी भूमिदान की प्रथा ब्राह्मणों और बौद्ध, भूमिदान की प्रथा और ब्राह्मणों में बौद्ध। तब पूछेंगे भूमिदान की प्रथा किस काल में शुरू हुआ? तो आंध्र सातवाहन काल में ही शुरू हो गया था भूमिदान की प्रथा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पेरिप्लस ऑफ एशियन जो है यूनान और मौर्य व्यापार के लिए जाना जाता था, मौर्य व्यापार के लिए जाना जाता था। आगे क्या तो हाल है, संस्कृत का विद्वान था, हाल जो संस्कृत का विद्वान था। रचना गाथा सप्तशती है, प्राकृतिक भाषा में है। इसके दरबार में 2 विद्वान कवि रहते थे, सर्ववर्मन कांतरक इसका बुक का नाम है। कहते हैं गुंडाडय क्या तो बृहत कथा। आप इसे ध्यान से रखिए। इसी पर आधारित है विष्णु शर्मा। तब पूछेंगे पंचतंत्र के लेखक कौन है? तब विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। आगे क्या है? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी 23वें शासक, सबसे प्रतापी शासक हुए थे। सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी है। सातवाहन वंश जो पुनः स्थापित हुआ था, सातवाहन वंश पुनः स्थापित हुआ था। उपाधियां देखिएगा, गौतमीपुत्र सतकर्णी को कौन कौन सी उपाधियां मिली थी? अद्वितीय ब्राह्मण, एका ब्राह्मण, वेदों का आशीर्दाता, वर्ण व्यवस्था का रक्षक, त्रिश समुद्रितपति, वेंकटक स्वामी, ये सभी किए। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी की उपाधियां हैं। इसी में देखेंगे माता का नाम बलश्री जो नासिक अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। पुत्र
संयुक्त रूप से शासिका थी। समाज पृथ्वी सत्तात्मक थे। इसके घोड़े 3 समुद्र का पानी पीते थे। इसके घोड़े जो हैं 3 समुद्र के पानी पीते थे। गौतमीपुत्र सतकर्णी के घोड़े। इसने शक के नहपान को हराया। अच्छा, तो जोगल थम्भी नासिक से मिले। अब मृदभांडों से पता चलता है कि 13,250 सिक्के चलाए नहपान और गौतमीपुत्र सतकर्णी। आगे देखते हैं क्या, तो वशिष्ठ पुत्र पिलाबी सतकर्णी। इसकी उपाधि है आंध्र सम्राट दक्षिणाथेश्वर है। इसकी जानकारी जो मिलता है नासिक अभिलेख, कार्ले अभिलेख, अमरावती अभिलेख में मिलता है। सिक्के 2 पतवार वाली जहाज का चित्र के सिक्के पर जानकारी मिलता है। इसे कार्दमंदक शासक कहा जाता है। रुद्रदामन ने 2 बार हराया। किसे, तो रुद्रदामन 2 बार हराया। इसकी पुत्री का विवाह शिवश्री से हुआ। किसे, तो शिवश्री से, जो वशिष्ठ पुत्र पुल्लवी का पुत्र था। आगे क्या, तो यज्ञश्री सतकर्णी है। देखिएगा 1 मिनट। हाँ, अंतिम शक्तिशाली शासक। तब पूछेंगे क्या, तो सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? यज्ञश्री सतकर्णी। सिक्कों पर इसने जलयान का चित्र बनाया है। जल यात्रा समुद्र व्यापार का प्रतीक था। आइए देखते हैं कि आगे क्या है, तो पुल्लभी चतुर्थ विजय तो अंतिम शासक का विघटन था। पूछेंगे आंध्र सतवाहन में अंतिम शासक कौन था? पुल्लभी चतुर्थ विजय। विदर्भ वाकाटक वंश, दक्षिणा महाराष्ट्र में आंभरी वंश, आंध्र में इक्ष्वाकुक वंश, कर्नाटक में कदम वंश थे। लेकिन पूछेंगे दक्षिण में महाराष्ट्र में आंभरी वंश के संस्थापक ईश्वर सेन थे। कौन थे? ईश्वर सेन थे। इसका संस्थापक श्री शांतु मूल्य आंध्र प्रदेश के इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक। इसका उत्तराधिकारी जो हुआ था क्या? पीरू पुरुष दत्त नागार्जुन जी कोंडा स्तूप बनवाया था। बनवाया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं अन्य तथ्य। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के को 500 ग्रेन तांबा, चांदी, कांसा, प्रोटीन के सिक्के भी चलवाए। सातवाहन शासक सिक्के ढलाने का शीशा जो रोम से मांगते थे। इस वंश के सबसे सर्वाधिक व्यापार कल्याण नामक बंदरगाह से करते थे। सातवाहन की प्रशासनिक इकाई थी जो मौर्य काल की थी। सेनापति को प्रांत शासन अध्यक्ष का गवर्नर था। ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख जो क्या, तो गौमलिक था। सातवाहन शासक ने उत्तर और दक्षिण के मध्य सेतु का काम किया। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखिएगा वाकाटक वंश। क्या, तो वाकाटक वंश देखिएगा। वाकाटक वंश जो 300 ईस्वी से 500 ईस्वी तक रहा। 300 ईस्वी से 500 ईस्वी तक रहा। इसमें देखिएगा विद्याशक्ति प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन, पृथ्वीसेन प्रथम, प्रवरसेन द्वितीय, पृथ्वीसेन द्वितीय। क्षेत्र दक्षिणी भारत। देखिएगा विंध्य शक्ति के बारे में देखते हैं। इसका जो संस्थापक है विंध्य शक्ति 255 इकाई के लगभग। राजधानी नंदीवर्धन नागपुर थे। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन थे। विदर्भ के
शासक थे, वे सब विदर्भ के शासक थे। देखिएगा, परवेश्वर प्रथम एकमात्र शासक जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों में इन्हें 4 अश्वमेध यज्ञ करवाने की जानकारी मिलता है परवेश्वर प्रथम को। परवेश्वर परवर्षण के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखा में बट गए, प्रधान शाखा अब बसीय शाखा। क्या तो प्रधान शाखा के अंतर्गत शासक रुद्रसेन प्रथम, प्रभावती गुप्त, संरक्षण प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन द्वितीय, पृथ्वी सेन द्वितीय। इसका जो शासनकाल है 335 से 60 थे, 390 से 410 थे, 410 से 440, 440 से 460, 60 से 480 रहे थे। ये सभी इसी का शासनकाल है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह रुद्रसेन से हुआ है। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। दोनों पुत्र अश्वों के दिवाकर सेन और दामोदर सेन थे। दोनों पुत्र आवश्यक थे, दिवाकर सेन और दामोदर सेन। पृथ्वी सेन द्वितीय प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसका राज बसीय शाखा के हरिसेन के हाथों में आ गया था। किसके हाथों में? तो हरिसेन के हाथों में आ गया था। देखिएगा, वाकाटक वंश का कला और साहित्य। परवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृतिक काव्य सेतुबंध की रचना की थी। परवरसेन द्वितीय की समात व्यर्घदेव, नैनाड, काठुर, पन्ना मंदिरों का निर्माण करवाया। अजंता का 16 और 17वां गुहा विहार, 19 गुहा विहारों का चैत्य भी निर्माण करवाया था। किसने? तो आप इसे याद रखिएगा, परवरसेन द्वितीय ने करवाया था। आगे क्या? तो चेंदी या कलचुरी वंश। देखिएगा, कलिंग में चेंदी वंश का उदय हुआ है। इसका संस्थापक महामोघवान हैं। इसकी जानकारी हाथी गुफा अभिलेख, जो प्राकृतिक भाषा भुवनेश्वर से जानकारी मिलता है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। जैन धर्म का अनुयायी जैन मुनियों द्वारा उदयगिरी पहाड़ी पर गुफा का निर्माण की कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं आगे। आप इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए आगे क्या है, देखिएगा, 1 मिनट। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसी के बारे में क्या है, तो देखिएगा, एक तरफ है पुस्तक, दूसरी तरफ क्या है, तो लेखक हैं। इसे आप ध्यान से याद रखिएगा। जिसमें से है, देखिएगा, क्या है, तो पूछेंगे कि कल्पसूत्र के लेखक कौन है, तो भद्रबाहु हैं। कौन है? तो भद्रबाहु हैं। कृति कौमुदी के लेखक कौन है, तो सोमेश्वर हैं। कौन है? तो सोमेश्वर हैं। प्रबंध कोश के लेखक कौन है, तो राजशेखर है। कौन है? तो राजशेखर है। मालवा विकृतरम के लेखक कालिदास हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवर दाई हैं। कौन है? तो चंद्रवर दाई हैं। कुमारपाल चरित्र के लेखक हेमचंद्र है। कौन है? तो हेमचंद्र हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। रसमाला के लेखक सोमेश्वर हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त हैं। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है। कौन है? तो बाणभट्ट हैं। आगे देखते हैं, क्या तो बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। क्या तो गौंडबाहु के लेखक यशोवर्मन है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। देखिएगा, 1 मिनट। मौर्योत्तरकालीन भारत। देखिएगा, मौर्य के पतन के बाद कई विदेशी आक्रमण हुए, अर्थात मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत पर कई विदेशी आक्रमण हुए थे। इन्हीं आक्रमणों में से यूनानी, पार्थियन, कुषाण, शक भी शामिल थे। संगम साहित्य में हिंद यूनानी को यूनानी कहा गया है। इनका इतिहास सिक्कों के
आधार पर लिखा गया। हिंद यूनानी का इतिहास जो है सिक्कों के आधार पर लिखा गया। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इनके सिक्कों पर लिखी गई यूनानी जो है ब्राह्मणी खरोष्टी लिपि में, ब्राह्मणी खरोष्टी लिपि में है, यूनानी ब्राह्मणी खरोष्टी लिपि में है। जबकि देखिए क्या है आगे, सबसे पहले जो आक्रमण है ड्रेमेटियस ड्रेमेटियस ने किया था। पूछेंगे सबसे पहले आक्रमण किसने, तो ड्रेमेटियस ने किया था। इसकी राजधानी क्या तो सकाल है, क्या तो सकाल है। यूक्रेटाइस ने तक्षशिला को राजधानी बनाया। किसे राजधानी में, तो तक्षशिला को राजधानी बनाया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके बाद कहते इसके बाद मेनांडर ने सियालकोट को राजधानी बनाया। कि क्या तो सियालकोट को राजधानी बनाया। मिलिन पंथों में मेनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का उल्लेख है। सर्वप्रथम मेनांडर तिथियुक्त सिक्के चलवाए तो उस पर तिथियांकित नहीं था। यूनानी आक्रमण का प्रभाव, युद्ध शैली का प्रभाव, जिसमें कैलेंडर बनाना, वर्ष का सप्ताह, दिन, टेलीस्टिक का कला का प्रचलन था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं क्या आगे क्या, तो मौर्यकालीन भारतीय राजवंश, जिसमें से पहला है ब्राह्मण साम्राज्य का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है। संस्थापक कौन है, तो पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश के भी संस्थापक माने जाते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसको बौद्ध धर्म का पुनः उद्धारक माना जाता है। इसने भारभूत स्तूप का निर्माण एवं सांची में पुनरुद्धार करवाया। अर्थात पुष्यमित्र शुंग जो था भारभूत स्तूप का निर्माण करवाया एवं सांची का स्तूप का पुनरुद्धार किया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति, जिसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने की थी और मगध की गद्दी पर बैठकर कण्व वंश की नींव डाली थी। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुसिम की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की नींव डाली थी। सातवाहन, जिसे आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है, शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की थी। कहा, तो प्रतिष्ठान में स्थापित की थी। प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश की औरंगाबाद जिला में है। सातवाहन वंश के सबसे प्रमुख शासक सिमुक थे। कौन थे, सिमुक थे। सतकर्णी गौतमीपुत्र सतकर्णी और क्या तो वशिष्ठ पुत्र पुल्लवामी तथा यज्ञ श्री थी भी। आइए देखते हैं क्या क्या, तो पश्चिम का स्वामी गौतमीपुत्र सतकर्णी को कहा जाता था। पश्चिम का स्वामी किसे, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी को कहा जाता है। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजस्व यज्ञ करवाए थे। सातवाहन शासक के समय प्रसिद्ध साहित्यकार क्या तो गुंडाई था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या, तो देखिएगा 1 मिनट। हाल के गथा सप्त सदक तथा गुंडा ढाई ने बृहद कथा नामक पुस्तकों की रचना की थी। सातवाहन ने चांदी, तांबे, शीशे, प्रोटीन, कांसे की मुद्रा का भी प्रचलन किया था। इसे ध्यान से याद रखिएगा कि सातवाहन शासक ने चांदी, तांबा, शीशा, प्रोटीन, कांसे की मुद्रा का भी प्रचलन किया था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा सातवाहन काल में ही प्रारंभ हुआ था। सातवाहनों की भाषा जो थी प्राकृतिक एवं लिपि ब्राह्मणी थी। सातवाहनों का समाज मातृसत्तात्मक था। सातवाहनों की सबसे महत्वपूर्ण स्थापत्य कलाकृतियां कार्ले का चैत्य था। एलोरा एवं अजंता एवं एलोरा की गुफा का निर्माण और क्या तो अमरावती का विकास था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्या है, तो भारत के यवन साम्राज्य, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमण का क्रम जो था हिंदू, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण थे।
आप इसे अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन है। आगे कहते देखिएगा, सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिम एवं मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य के इसके उत्तराधिकारी के एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा था। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हुए थे। बैक्टीरियस के विद्रोह का नेतृत्व डियोटोस प्रथम ने किया था। बैक्टीरियस पर डियोटोस प्रथम के साथ ही इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोटस द्वितीय यूथिडेमस डेमेट्रियस मेनेंडर यूके टाइटस एंडी अल्काइडस तथा हार्किस थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले बैक्टीरियन के शासक ड्रेमेटियस था। ड्रेमेटियस ने इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, कर अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। इसके शासनकाल को अपनी राजधानी बनाई थी। इसे हिंद यूनानी या बैक्टीरियन यूनानी भी कहा जाता है। हिंद यूनानी, बैक्टीरियन यूनानी भी कहा जाता है। हिंद यूनानी में सबसे अधिक विख्यात मीनांडर, जो 165 से 145 ईसा पूर्व हुआ था। इसकी राजधानी सकाल थी, जो आधुनिक सियालकोटा शिक्षा का केंद्र था। मीनांडर ने नाग से नागार्जुन में बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। मीनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा किए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित किया गया, जिसका नाम मिलिंद पंधो एवं अर्थात मिलिंद के प्रश्न का था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्या तो हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए, जिनकी जारी किए गए सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी ने ही सोने की सिक्की जारी की थी। हिंद यूनानी ने ही सबसे पहले सोने की सिक्की जारी की थी। हिंद यूनानी शासक ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन काल चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला का उत्तम उदाहरण है। देखिएगा आगे क्या तो शक। यूनानी के बाद शक आए थे। शक की 5 शाखाएं थी। हर शाखाओं की राजधानी भारत एवं अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थे। पहली शाखा की अफगानिस्तान, दूसरी शाखा पंजाब, राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा ने मथुरा एवं चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन का प्रभुत्व स्थापित किया था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। चारगाह की खोज में भारत आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं कि क्या तो 1 मिनट। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 75 ईसा पूर्व में शक संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बनी गई, जिसकी भारतीय संख्या इतिहास में 14 पहुंच गई थी। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य थी। अर्थात कहने का मतलब है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले कुल 14 शासक हुए। कितने? तो 14 शासक हुए। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखाओं ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दी तक। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार में यह शाखा काफी लाभान्वित हुई। भारी संख्या में चांदी के सिक्के भी चलाए गए। शकों के सबसे प्राचीन शासक रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईसा पूर्व, जिसका शासन गुजरात के बड़े भागों में हुआ था। देखते हैं क्या तो रुद्रदामन प्रथम ने काठियावाड़ की अर्धसूक्ष्म सुदर्शन झील मौर्य द्वारा निर्मित
क्या तो जीर्णोपार द्वारा किया गया था। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने सबसे पहले विशुद्ध विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा शिलालेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को छत्रप कहा गए हैं। उसके बाद कौन है तो कुषाण, कौन देखिएगा कुषाण। पल्लव के बाद कुषाण आए। युची एवं खोतरी भी कहलाते हैं। युची एवं तोखरी भी कहलाते हैं, तोखरे भी कहलाते हैं। इसी में कहा गया है युची नामक एक कबीला 5 गुटों में बट गया था। उन्हीं में से एक कुल के कुषाण थे। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस माना जाता है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन माने तो कुजुल कडफिसेस। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क माने। कनिष्क की राजधानी पुष्पुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कहाँ थी? मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत्स जलाए, जिसे संघ संवत्स के नाम से भी जाना जाता है। भारत क्या बोले हैं? भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। भारत सरकार द्वारा यह प्रयोग में लाया जाता है शक संवत, जो 78 ईसा पूर्व में चला था। बौद्ध धर्म की चौथी संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडन और कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। तो पूछेंगे कनिष्क बौद्ध धर्म के अनुयायी था, जो कौन से तो महायान संप्रदाय के। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्रा भी जारी की थी, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट थी। कनिष्क का राजकवि अश्वघोष था। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। कौन तो? चरक था। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। चरक संहिता के लेखक चरक हैं। बुद्धचरित, सौंदर्यनंद क्या तो सूत्रालंकार अश्वघोष के प्रसिद्ध रचना है। ये आप नोट कर सकते हैं। बुद्धचरित, सौरानंदन क्या तो सूत्रालंकार के लेखक कौन है तो अश्वघोष है। कौन है तो अश्वघोष हैं। महाभिभाष सूत्र के रचनाकार वासुदेव। महाभिभाष सूत्र के रचनाकार वासुदेव इसे ही बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहा जाता है। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहा जाता है। किसे तो? वासुमित्र को। बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। इसके अलावा हम अश्वघोष, वसुमित्र, पारस्व, चरक, नागार्जुन, महाचेत एवं संघरच कनिष्क के दरबार की विभूति रहे। तो पूछेंगे कनिष्क के दरबार में कौन कौन रहे थे तो अश्वघोष, वसुमित्र, पारस्व, चरक, नागार्जुन, महाचेत, संरक्षक, ये कनिष्क के दरबार में भी रहते थे। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है तो नागार्जुन को। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है तो नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तकें माध्यमिका सूत्र, इसकी पुस्तक है जो माध्यमिका सूत्र है। इस पुस्तक में नागार्जुन ने साक्ष्यपता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। गंधार शैली एवं मथुरा शैली विकास में कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। तब पूछेंगे गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हो तो कनिष्क के ही शासनकाल में होता है। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। ये देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, देखिएगा। मौर्य काल में साधारण जनता की भाषा लिपि थी, इसीलिए अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में इसी भाषा का उत्कीर्ण करवाए थे। यूनानी और लैटिन लेखकों ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है। अशोक के अभिलेख की तुलना में ईसाई शासक डेरियस प्रथम से की जाती है। मेगास्थनीज ने भारत में क्या तो खात जातियों के वर्गों का उल्लेख किया था, जिसमें से किसानों की संख्या सर्वाधिक बताई गई थी। कितने भागों में उल्लेखित किया तो 7 भागों में। कितने तो 7 भागों में बताया था। अशोक के कलिंग अभिलेख से पता चलता है कि प्रांत में हो रहे अत्याचारों से बड़ा ही चिंतित था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अर्थशास्त्र में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 अधिकरण एवं 180 प्रकरण थे। संभात घरों में स्त्रियों को प्रायः
प्रायः अनिकासनी कहा गया है। देखते हैं क्या क्या है तो मौर्य शासनकाल में वस्त्र उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग था और राज्य द्वारा संचालित होता था। मनुस्मृति तथा अर्थशास्त्र से पता चलता है कि शूद्रों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। मनुस्मृति एवं अर्थशास्त्र से पता चलता है कि शूद्रों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। एरियन ने पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त के राजप्रसाद को सुषा और एकता वंदना के प्रसादों से सुंदर बताए यहाँ पे ध्यान से ये पॉइंट रख सकते हैं याद। स्तंभों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ का सिंह स्तंभ लेख है, जिसे शीर्ष पर 4 सिंह एक दूसरे से पीछे सटाए बैठे हैं। मेगास्थनीज की कीर्ति इंडिका है, जबकि मुद्रा राक्षस विशाखदत्त द्वारा रचित है। मौस्कीय शिलालेख में अशोक के नाम की खोज 1915 में बीडन द्वारा की गई थी। मौस्कीय शिलालेख में अशोक के नाम की खोज 1915 में बीडन द्वारा की गई थी। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखिएगा जितने भी प्रश्न मौर्योत्तर काल से बनते थे हम ऑनलाइन बाय क्वेश्चन के रूप में भी आपको करवा दिए हैं इसी वीडियो में। यह जो है एक थ्योरी क्लास है मौर्योत्तर काल से। यह वीडियो पुनः देख लीजिएगा ताकि एक ही वीडियो में मौर्योत्तर काल से जितने भी प्रश्न बनते हैं आपको यह थ्योरी क्लास में याद हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।